बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोग इंटेलिजेंस का टॉपिक कवर करेंगे। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग जिस वे में करेंगे ये इंशाअल्लाह हमारा क्लिनिकल और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का भी सारा टॉपिक कवर कर जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने उन दोनों में से थ्योरीज और टेस्ट जो है ना वो दोनों उठा ली हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि इंटेलिजेंस बेसिकली क्या चीज़ है। इंटेलिजेंस जो है वो हमारी ओवरऑल एबिलिटी होती है कि हम किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, या हम उस प्रॉब्लम को किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं और उसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। या फिर हम लोग इंटेलिजेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो पर्सन की एबिलिटी है कि वो किसी नए इन्वायरमेंट में या नए लोगों में कितनी जल्दी और कितनी इफ़ेक्टिवली जो है वो एडजस्ट हो जाता है। डेविड वेशलर ने सबसे ज़्यादा काम किया है इंटेलिजेंस में। उसने टेस्ट डेवलप किए हैं और वो टेस्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस को उसने डिफ़ाइन किया और उसकी डेफिनेशन जो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस एज द ब्रॉडर कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद वंस इन्वायरमेंट। तीन चीज़ें हैं इसमें। ब्रॉडर कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, क्या करना है, थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली सेकंड थिंग, एंड थर्ड थिंग इज़ डील इफेक्टिवली विद वंस इन्वायरमेंट। ओके, होप सो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है कैटल एंड हॉर्न ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसका इंटेलिजेंस का, कैटल एंड हॉर्न ने, उन्होंने कहा था देयर थ्योरी, मतलब कि उनकी जो थ्योरी थी उन्होंने बेसिकली डिफ़ाइन तो किया था, लेकिन उन्होंने डिफ़ाइन टू वेज़ में किया था। उनकी ने एक इन शॉर्ट एक थ्योरी दे दी थी। उन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस जो है ना ये दो तरह की होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, उन्होंने कहा था कि फ्लूइड जो इंटेलिजेंस होती है इन हमारे उसमें नॉन वर्बल रिलेटिवली कल्चर फ्री जो हमारे मेंटल स्किल्स होती हैं ना, कल्चरल फ्री मेंटल स्किल्स, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कैपेसिटी होती है कि हम न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सकें एंड रिप्रेजेंट इन बेसिक मेंटल ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस, और क्या कर सके, बेसिक मेंटल ऑपरेशंस और जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको शो कर सके। कल्चरल फ्री होता है, मतलब कि आप खुद एक चीज़ को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये। उसके बाद है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, स्किल एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू इंट्रैक्शन। मतलब देखें वहाँ पे वो कह रहे थे कि मतलब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है। फ्लूइड क्या है, कल्चरल फ्री है। अब कल्चरल फ्री है तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन से तो नहीं ना आएगी। अब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है, एक्वायर्ड थ्रू इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन किसके साथ, कल्चर के साथ, कल्चर में मौजूद जो हमारे अथॉरिटी मेंबर्स लोग होते हैं उनके साथ। ठीक है, ये क्या होती है, दैट आर स्पेसिफिक टू वन कल्चर, इन्वॉल्व कॉग्निटिव स्किल्स दैट आर एक्वायर्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। अब क्या है, ये हमारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जो बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से, किसी चीज़ को बार बार लर्न करने से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या होती हैं, कल्चरल स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद डेविड वेशलर ने कॉन्सेप्ट दिया था। डेविड वेशलर ने बेसिकली कहा था कि इंटेलिजेंस जो है दो तरह की होती है, वर्बल इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। इंशाल्लाह हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं उसकी थ्योरी में, डेविड वेशलर की इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह में। ओके, उसके बाद है थ्योरेटिकल मॉडल्स, मेटाफॉर्स ऑफ माइंड। ठीक है, ये क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल्स मेटाफॉर्स ऑफ माइंड क्या है, साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने 1990 में आइडेंटिफाई किए थे कि 7 जो है हमारे मॉडर्न मेटाफॉर्म्स होते हैं फॉर इंटेलिजेंस। ठीक है, मेटाफॉर्स फॉर इंटेलिजेंस। सबसे पहले उसने कहा था जियोग्राफिक, उसके बाद उसने कहा था कंप्यूटेशनल, उसके बाद बायोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और सिस्टम मेटाफॉर्स। ठीक है, और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये याद रखने की चीज़ें अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट मेटाफॉर्स कौन से हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थे इसमें वो दो थे, जियोग्राफिकल था और कंप्यूटेशनल था। ठीक है, जियोग्राफिकल क्या होता है, आइडिया दैट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड अ मैप ऑफ द माइंड। क्या है कि हमें थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो मैप ऑफ द माइंड प्रोवाइड कर रही है, रिफ्लेक्ट इन मैनी डोमिनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये जो है ना ये बड़ी डोमिनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इस चीज़ को नोट किया गया। आगे हम लोग इस चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, और वैसे ये टेस्ट वगैरह में भी यूज़ किया गया है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है कि
कॉन्सेप्ट्स हैं डेविड वेस्टलर के कॉन्सेप्ट्स में भी इसको यूज़ किया गया, मतलब कि ये आइडेंटिफाई, ये चीज़ कंफर्म की गई है कि इन चीज़ों का यूज़ है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटेशनल जो है वो क्या है हमारे पास, कंप्यूटेशनल जो है द ब्रेन इज़ सीन एज एनालोगस टू कंप्यूटर। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो एनालोगस टू कंप्यूटर, मतलब कि उन्होंने ये कहा था स्टैनबर्ग ने कि हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जिस तरह एक कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कि हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल कंप्यूटर के फंक्शन की तरह ऑपरेट करती है। पहले डाटा लेती है, मतलब इनपुट लेती है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करती है, देन आउटपुट क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी स्टोर रहती है, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थोड़ी अरसे के लिए होती है। ठीक है, तो देन हमें क्या करता है इंटेलिजेंस, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। इसी तरह एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है हमारे पास, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी में कुछ थ्योरीज़ जो हैं वो कॉग्निटिव की हैं, एक जो है इसमें क्लिनिकल की है, और बाकी जो है इसमें वो सारी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी से उठाई हुई हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आपकी सारी थ्योरीज़ जो है इंटेलिजेंस की वो इसमें कवर हो जाती हैं। सबसे पहले स्पीयरमैन जी फैक्टर थ्योरी है, देन थर्स्टोन ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, देन कैटल थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो पीछे भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, उसके बाद है वर्न हायरार्की थ्योरी। ठीक है, उसके बाद है गॉर्डन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी है जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आ जाती है उसके पास। उसमें हमारे पास जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है। उसके बाद है टरार्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है इसमें करंट टेस्ट जो यूज़ हो रहे हैं, बैने का यूज़ हो रहा है, वेस्टलर का यूज़ हो रहा है, उसके बाद कॉफन का हो रहा है, बैटरीज जो है इसमें, उसके बाद क्या वेस्टलर का एडल्ट के लिए यूज़ हो रहा है, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है फैक्टर एनालिसिस थ्योरी जो है हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीयरमैन की जी फैक्टर थ्योरी। इसमें बेसिकली उसने क्या कहा था, द अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन इंटेलिजेंस मेड द अजम्पशन दैट देयर वाज अ जर्नल फैक्टर फॉर मेंटल एबिलिटी कॉल्ड जी फैक्टर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जर्नल फैक्टर होता है मेंटल एबिलिटी के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जी फैक्टर कहते हैं। अब इसने क्या किया था, उसने ये भी सोचा था कि जो इंटेलिजेंस के फैक्टर्स होते हैं हर तरह की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, इसने ये चीज़ दी थी कि हर तरह की परफॉर्मेंस पे ये असरअंदाज होते हैं, और जी फैक्टर को हम इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब क्या था, स्पीयरमैन ने ये भी कहा था कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं साइकोलॉजी में ठीक है लेकिन मैथ में वीक हैं, लेकिन मैथ में ठीक है और साइकोलॉजी में वीक हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सेल सबकत ले जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो उसने कहा था ये ऐसा क्यों होता है, इंटेलिजेंस तो फिर सब सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसी होनी चाहिए। स्पीयरमैन ने ये कहा था कि लोग एक से ज़्यादा एरियाज़ में बेस्ट होते हैं, तो उनमें से एक जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर एस हो जाता है। ठीक है, जो एक पर्सन को एक्सेल सबकत ले जाने में हेल्पफुल करता है कि वो टास्क जो है ना वो उसको पूरा कर दे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो साइकोलॉजी में अच्छा नहीं है लेकिन मैथ में उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, इस तरह वो क्या करता है, जी और एस फैक्टर को कंबाइन करके जो इंटेलिजेंस है उसको बेस्ट वे में डिस्क्राइब करता है। स्पीयरमैन जी फैक्टर थ्योरी है, लेकिन इसमें वो दो चीज़ों को बता रहा है, जी फैक्टर का और एस फैक्टर का। ठीक है, एस फैक्टर मतलब कि ये कि हम लोग कुछ चीज़ों में वीक होते हैं, तो उन चीज़ों में वीक क्यों होते हैं जबकि हमारी इंटेलिजेंस ही एक होती है। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि हमारे कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो मतलब कि किसी चीज़ के लिहाज से वेल डिवेल्प होते हैं और किसी चीज़ के लिहाज से वेल डिवेल्प नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदा है वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, तो इसका क्या मतलब है, वो अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है लेकिन क्या है कि उसकी रनिंग स्पीड नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल वाला एरिया जो वो वेल डेवलप है, लेकिन जो एक फ़िज़िकल रनिंग के हवाले से एरिया वो वीक है। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि हमारे जो है ना हमारे स्टेप बाय स्टेप इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, और हर एरिया होता है इंटेलिजेंस का। उसके बाद क्या कहा था उसने, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास कैटल की थ्योरी है। ठीक है, कैटल की थ्योरी है, उसने ये कहा था कैटल की थ्योरी में कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस उसने बताई थी। ठीक है,
फ्लूइड इंटेलिजेंस में उसने बेसिकली क्या बताया था कि कैटल ने 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या थी? एबिलिटी टू डील विद न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू प्रॉब्लम्स एंड इनकाउंटर्स। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको सेट ऑफ नंबर्स को याद करना पड़ जाए ना, तो आप किस इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे? आप फ्लूइड इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। जनरल परसीविंग कैपेसिटी विद रिप्रेजेंट वन पोटेंशियल इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड एजुकेशनल, ठीक है। ये कल्चरल फ्री बिहेवियर होता है, हम लोग अडॉप्टेशन को लेते हैं, ठीक है, वी गेन अडॉप्टेशन। समझ आ गई इसकी कि मतलब कि हम लोग को अगर कोई चीज़ याद करनी पड़ जाए, सेट ऑफ नंबर्स को याद करना पड़ जाए, तो हम लोग फ्लूइड इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे। उसके बाद एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन द स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल्स स्ट्रेटजीज, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट पीपल एक्वायर थ्रू देयर यूज़ ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। कि फ्लूइड इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो लोग अपनी एक्सपीरियंसेस लेते हैं या फिर स्ट्रेटजीज़ को प्लान करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्किल्स लेते हैं, वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ जाता है। जैसे कि कल्चर के साथ इंटरेक्शन से होता है कि हम लोग उन्हें बिहेव करना सीख लेते हैं, कि हम लोग अगर फैमिली सिस्टम में रहे तो हमें पता होता है कि बड़े आएंगे तो खड़े होना है या अदब करना है, तो ये सारा क्या है कि हम लोग कल्चरल से सीखते हैं। और फ्लूइड क्या है कि वो बेसिक चीज़ है कि हमारे पास लेके आ रही है कि तुमने इस चीज़ को याद करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे थर्स्टन ग्रुप फैक्टर की थ्योरी। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर की थ्योरी जो अ प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ ग्रुप, इसने किस तरह डिफाइन किया था? अ प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ ग्रुप फैक्टर दैट वाज लुइस एल थर्स्टन, अ फैक्टर एनालिस्ट वुड डेवलप प्राइम मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसने एक टेस्ट डेवलप किया था, प्राइम मेंटल एबिलिटी टेस्ट को इसने डेवलप किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो था ना, जो सब टेस्ट होते हैं ना, उनकी 9 प्राइम एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, प्राइमरी एबिलिटीज़ होती हैं जिन पे वो जो हमारी इंटेलिजेंस है ना वो बेस कर रही होती है, ठीक है। सबसे पहले इसने कहा था ये सिर्फ याद करने के लिए है कि कौन कौन सी हैं, ठीक है, इनकी कोई डिटेल ऐसा नहीं दी हुई। सबसे पहले है विजुअल है, उसके बाद क्या है? विजुअल और स्पाइटल एबिलिटी है, उसके बाद परसेप्चुअल एबिलिटी है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल मतलब कि मैथ के अबाउट, वर्बल एबिलिटी है, बोलने के अबाउट, मेमोरी की है, उसके बाद है इंडक्शन है, ये साइन देख रहे हैं इससे शो होते हैं इसको, उसके बाद डिडक्शन है, उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी है, इसको डब्ल्यू से शो करते हैं, उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इन 9 प्राइमरी एबिलिटीज़ पे हमारी इंटेलिजेंस बेस करती है, ठीक है। और PMAT टेस्ट मतलब कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा बंदा जो है किस एरिया में वीक है और किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है। बाद में इस टेस्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया और अब ऐसा चीज़ इस टेस्ट को इम्प्लाई भी नहीं किया जाता। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल जो था हमें GPG गिलफोर्ड ने प्रोवाइड किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या थी? 3 डायमेंशंस होती हैं हमारी इंटेलिजेंस की, 120 फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस के। ईच फैक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेल इन द क्यूब एंड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि 120 फैक्टर्स होते हैं और हर फैक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंटेलिजेंस को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो थे हमारे ऑपरेशनल जो थे ना वो 5 फैक्टर्स थे। अब हमारे पास ऑपरेशनल फैक्टर्स कौन से हैं? ध्यान से ज़रा सुन लें। कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड एवोल्यूशन, ये हमारे 5 ऑपरेशनल डायमेंशंस हैं। उसके बाद है कंटेंट डायमेंशन, ये 4 है। कंक्रीट और फिगर डायमेंशन, सिम्बियोलिक डायमेंशन, सिमेंटिक और बिहेवियरल डायमेंशन, ठीक है, ये 4 है हमारे पास। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 6 हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि हम लोगों ने कहा है कि 120 फैक्टर्स होते हैं, तो ये मतलब कि 5 × 4 × 6 करके तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे पास 120 फैक्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद वर्नर ने हिरार्की थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है? मेंटल एबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, उस मतलब कि 2 तरह की हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मेंटल एबिलिटी मेजर कर सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी दैट मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट।
टू इसमें यूज होती हैं वेड और के एम, ठीक है, VED और KM, ठीक है, इनको मेजर ग्रुप फैक्टर हैं ये, ठीक है। उसने ना मेजर, माइनर और उसके बाद क्या है स्पेसिफिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। मेजर सबसे पहले ये क्या है हमारे पास मेजर आ जाएगा, अब ये डिवाइड होंगे तो वो माइनर में आ जाएंगे और ये वो फर्दर, अब वेट जो है VED और KM जो डिवाइड होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये मेजर है वो माइनर बन जाएंगे और माइनर में से फिर हम लोग जो स्पेसिफिक होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब VED में कौन से आते हैं हमारे पास, लैंग्वेज आती है और एजुकेशनल फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं। उसके बाद KM में हमारे पास परसेप्शन और मैकेनिकल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इनमें से परसेप्शन, मैकेनिकल फैक्टर और लैंग्वेज और एजुकेशनल फैक्टर में से स्पेसिफिक फैक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद है गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। उसके बाद है गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये इसने कहा था, गार्डनर ने बेसिकली कहा था कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर देयर आर 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले क्या है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ के लिए। उसके बाद है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉजिकल एंड मैथ एबिलिटीज़, ठीक है, हमारी जो लॉजिकल और मैथ एबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है स्पाइटल इंटेलिजेंस, ये स्पाइटल इंटेलिजेंस के अबाउट मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, हमारा म्यूज़िक रीजन जो होता है, मतलब कुछ लोगों का इंटरेस्ट जैसे कि होता है म्यूज़िकल में, ठीक है। उसके बाद है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये याद करने के काबिल है। उसके बाद है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल कौन सी है, अंडरस्टैंड अदर नीड्स सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंटरपर्सनल में हम लोग दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारी लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या है कि हम लोग अपने आप को जानते हैं कि हम लोग कितने पानी में हैं, ठीक है। होप से इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें 2 थ्योरीज आती हैं, जीन पियाजे की थ्योरी है, उसके बाद है ट्रायरार्की थ्योरी है, ठीक है, ट्रायरार्ची थ्योरी जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है जीन पियाजे जो है इसने मतलब कि 4 स्टेजेस का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या है कॉग्निटिव थ्योरिस्ट है, ये याद रखने काबिल चीज़ है कि जीन पियाजे जो था वो कॉग्निटिव थ्योरिस्ट था। इसने 4 स्टेजेस का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड थ्रू 4 स्टेजेस, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा था सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से 2 ईयर्स तक होती है। इसमें चाइल्ड क्या करता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रिपेयरनेस, ठीक है। इसमें क्या करता है वो और रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देता है लोगों को कि किसका फेस किस तरह का है या मेरी मदर का फेस किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 to 7 ईयर्स तक होती है और ये इसमें क्या होता है चाइल्ड जो है ईगोसेंट्रिक थॉट जो है ना वो डिवेल्प कर लेता है। उसके बाद क्या है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो होती है 7 to 12 ईयर्स तक होती है और इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वो रैशनली सोचना शुरू कर देता है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड आता है या स्टेज आती है हमारी, इसमें क्या होता है, उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 to अडल्टहुड तक होती है, ठीक है। इसमें जो हमारी थिंकिंग है वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, फॉर्मल हो जाती है और फुली लॉजिकल हो जाती है कि हम लोग हर चीज़ को लॉजिक के साथ सोचते हैं और एक मतलब मिच्योर थॉट्स जो होती हैं ना वो आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है टेरार्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने 1985 में दी थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो था ना ये इंटेलिजेंस जो है उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंशियल, ठीक है, फोकस ऑन मेंटल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। क्या करती हैं हमारी मेंटल कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को कि किस तरह हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरियंशियल एस्पेक्ट, फोकस ऑन हाउ अ पर्सन एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, कि मतलब एक पर्सन के जो एक्सपीरियंस है वो इंटेलिजेंस से किस तरह रिलेटेड है। और हाउ अ पर्सन ब्रॉड टू बियर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, और एक बंदा जो है वो उस सिचुएशन को किस तरह डील करता है, किस तरह हम उस सिचुएशन को मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट्स में क्या होता है कि ऑफ इंटेलिजेंस टेक इनटू अकाउंट द ससेक्स पीपल एक्सपीरियंस इन फेसिंग द डिमांड ऑफ देयर एवरीडे इन्वायरमेंट। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स इनटू अकाउंट द ससेक्स पीपल एक्सपीरियंस, वो कामयाबी जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं इन फेसिंग द डिमांड ऑफ देयर एवरीडे इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको
दो मेन चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस जो है, इसमें जीन्स और इन्वायरमेंट आते हैं और नेचर वर्सेस कल्चर आते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इंटेलिजेंस की ओरिजिन है, ठीक है। अब जीन्स में क्या आती हैं, हमारी आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन आ जाते हैं, अडॉप्टेड ट्विन आ जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन वो होते हैं कि जो मतलब कि सेम मतलब ट्विन्स हों, सेम एग मतलब कि वो फर्टिलाइज हुआ हो वटेवर। उसके बाद फ्रेटर्नल ट्विन जो है वो सेम ट्विन नहीं होते, ठीक है। वो सेम टाइम पे बर्थ हुई होती है लेकिन उनका एग जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एग डिफरेंट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया होता है। उसके बाद अडॉप्टेड ट्विन। अडॉप्टेड ट्विन पता क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विन हों और एक ट्विन को आप पाकिस्तान में रख के पालें और एक ट्विन को आप अमेरिका अपनी बहन के पास भेज दें कि तुम इसको पाल लो, ठीक है। अब आपने उनको क्या करना है, बाद में रिसर्च मतलब कि आपने चेक करना है कि जो मेरे घर में जो मेरे पास बच्चा है उसकी इंटेलिजेंस क्या उस बच्चे के साथ रिलेट कर रही है जो डिफरेंट कल्चर में पला बड़ा है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने रिसर्चेस की, ब्लैक एंड वाइट चाइल्ड की रिसर्च की। उन्होंने ये चेक किया कि जो ब्लैक चाइल्ड थे ना उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल था वो लो था, परफॉर्मेंस लेवल जो था वो लो था। वो क्योंकि उनका कल्चर ऐसा था कि वो जो था ब्लैक पीपल को इतना मतलब कि प्रोटोकॉल वगैरह या फिर इतनी अहमियत नहीं थे देते, जिसकी वजह से वो जो थे ना कम्प्लेक्स के शिकार हो गए हुए थे। अब जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं उनकी इंटेलिजेंस भी डिफरेंट होती है, ठीक है, और डिफरेंट तरह से वो सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मतलब कि इसमें आ जाएगा अडॉप्टेड ट्विन का मतलब कि आपने डिफरेंट एरियाज में। अच्छा, वन थिंग मोर, आइडेंटिकल ट्विन जो एक ही घर में पलेंगे उनकी जो इंटेलिजेंस है वो 95 to 99% जो है वो सेम होगी, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन डिफरेंट इन्वायरमेंट में पलेंगे उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। उसके बाद फ्रेटर्नल ट्विन, इनकी टोटली चाहे ये एक घर में पले बड़े या चाहे अलग इन्वायरमेंट में पले बड़े, इनकी इंटेलिजेंस हमेशा डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसने पियाजे ने थ्योरी दी थी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ओके। अब इसका ना नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे और मेंटल एज इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे, ये आप ना नेक्स्ट पार्ट में ज़रा देख लीजिएगा। थैंक यू, होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी।